ज़िले इलाही बहादुर शाह ज़फ़र को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने गिरफ्तारी इस शर्त पर दी कि मेरी जान बख्शी जाएगी और मुझे बेइज्जत नहीं किया जाएगा। मकबरे से ये सब लोग एक हजूम की सूरत में दिल्ली के चांदनी चौक से होते हुए बादशाह के महल, जो करीबन मलबे का ढेर बन चुका था, उधर आ गए। वही महल जहां कभी मुगलों का नाम चला करता था, आज आखिरी बादशाह वहां कैदी के तौर पर मौजूद था। इससे आगे क्या हुआ, कैसे बादशाह के बच्चों की लाशें गिराई गईं, बादशाह पर होने वाला मुकदमा, जलावतनी, रंगून में बादशाह के हालात और बादशाह की मौत, इसके अलावा मिर्जा गालिब की अंग्रेज से जान कैसे बची और कैसे चांदनी चौक को फांसियों का गढ़ बना दिया गया, ये सब जानिए हमारी आज की इस वीडियो में। और वीडियो के एंड पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बहादुर शाह की वफात के करीबन 120 साल बाद उनकी लाश जमीन के अंदर से बरामद हो गई। महल में कैद के दौरान बादशाह पर एक निहायत ही बदतमीज अंग्रेज अफसर की ड्यूटी लगाई गई, जिसने लिखा है कि मैंने बादशाह को खूब जलील किया, सुअर और दूसरे नामुनासिब नामों से पुकारा, मगर उसने आंख तक ना उठाई, और अगर वो उठाता भी तो मैं उसे गोली मार देता। इसके बाद कमांडर ह्यूडसन ने बादशाह के 3 बेटों को गिरफ्तार किया, शहर के बीचों बीच लाकर उनके कपड़े उतरवा दिए और तीनों के सीने पर बंदूकें रखकर 2-2 गोलियां उतार दी गईं। बरहना लाशें पूरा दिन शहर में पड़ी रहीं। अंग्रेज फौजी सारा दिन लाशों का मजाक उड़ाते रहे। जब बादशाह को उसके 3 बेटों के कत्ल का बताया गया तो बहादुर शाह जफर ने कोई तासुर नहीं दिया। कुछ ब्रिटिश सियासतदानों ने बहादुर शाह जफर के हक में भी बात की कि हम एक अजीम कौम है और हमारे शयान शान नहीं कि एक बूढ़े आदमी जो खुद उठ भी नहीं सकता उसके साथ ये सलूक करें। उसके साथ इंतकाम इतना ही बहुत है कि उसके पूरे दिन का खर्चा सिर्फ 2 आने हैं। मिर्जा गालिब जो दिल्ली के शहरी थे, उनके साथ निहायत दिलचस्प मामला पेश आया। गालिब जिस मोहल्ले से थे, उधर के लोगों ने अंग्रेजों की हमायत कर रखी थी, जिस वजह से वहां कत्लो गारत नहीं हुई। कर्नल बर्न ने गालिब को दरबार में बुलाया और पूछा, मुसलमान हो? गालिब ने कहा, जी आधा मुसलमान हूँ। कर्नल ने पूछा, आधा कैसे? जवाब आया, शराब पी लेता हूँ मगर सुअर नहीं खाता। इस मौके पर गालिब ने अक्लमंदी की और कर्नल को अपनी तरफ से मलिका बरतानिया के नाम लिखा खत दिखाया, जो मलिका ने वसूल भी किया था, जिसमें गालिब ने मलिका की तारीफें कर रखी थी। ये देखकर कर्नल ने गालिब को माफ कर दिया। शहर भर में फौजी अदालतें कायम थी और सजा सिर्फ एक ही थी, फांसी। जनवरी 1858 तक दरबार के ज्यादा मोअज़्ज़ज़ीन को लटकाया जा चुका था। ब्रिटिश फौज फांसियां चांदनी चौक पर देती और फांसी का फंदा जानकर छोटा रखा गया, क्योंकि छोटे फंदे से लटकने वाला तड़प तड़प कर मरता था और लोग ये मंजर देखकर खुश होते। 27 जनवरी 1858 को बादशाह पर मुकदमे का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। बहादुर शाह पर बगावत, कत्ल और गद्दारी के इल्जामात लगाए गए। मुकदमे के दौरान जफर ज्यादातर अलील ही रहे। जो भी इल्जाम उन पर लगाया जाता, ना ही वो उसका जवाब देते, बल्कि अक्सर सुनवाई के दौरान ऊँग रहे होते थे। सिर्फ एक दिन ऐसा था जब उन्होंने बात की और कहा कि मेरा किसी अंग्रेज के कत्ल में कोई हाथ नहीं। ये बागी पूरे हिंदुस्तान से हमारे महल पर काबिज हो चुके थे। मेरी शाही मोहर भी हुक्मनामों पर खुद लगा लेते थे और मैं तो बिल्कुल बेकस हो चुका था। मैं तो चाहता था कि मक्का मदीना चला जाऊं और बाकी जिंदगी उधर गुजारूं, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। 9 मार्च के दिन दोपहर 3 बजे फैसला सुना दिया गया कि बादशाह पर तमाम इल्जामात साबित हो गए हैं और मौत की सजा सिर्फ इसलिए नहीं दी गई कि गिरफ्तारी के दौरान जान बख्शी की जमानत दी गई थी, मगर बादशाह अब हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें उनके जिंदा बचे खानदान समेत जला वतन कर दिया जाएगा। 10 अक्टूबर रात 3 बजे बहादुर शाह जफर को जगा दिया गया और 2 बीवियों, 2 बच्चों और कुछ हरम की खवातीन और खादमाओं के साथ एक बैलगाड़ी पर बिठाकर दिल्ली शहर से रुखसत कर दिया गया। आखिरी मुगल बादशाह ने दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दिया और इस वक्त कोई भी उन्हें अलविदा कहने वाला नहीं था। बादशाह के दिल्ली रुखसत होते ही ये फैसला हो गया कि शहर मस्मार कर दिया जाएगा। 80% लाल किला तोड़ दिया गया। गालिब ने अपने दोस्त को एक खत में लिखा कि ये वो दिल्ली नहीं जहां मैंने जिंदगी के 51 साल गुजारे हैं, ये सिर्फ एक कैंप है। मेरे लिए मायूसी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं सिर्फ मौत की आस पर जिंदा हूँ। बादशाह बर्मा पहुंच चुके थे। यहाँ 4 कमरे उन्हें अलॉट हुए, एक बादशाह का, एक बहू और बेटे का, एक जीनत महल का और एक छोटे बेटे और उसकी वालिदा का। बाप बेटे समुद्र के किनारे इस घर में मौजूद सारा दिन ठंडी हवा लेते, गुजरते जहाज देखते और शायद अपने गुजरे हुए अजीम माजी को सोचकर आंसू बहाया करते थे। कलम दवात की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, किसी से मिल भी नहीं सकते थे और सबके लिए 11 रुपए रोजाना दिए जाते।
اتوار کو 1 روپیہ اضافی اور ہر مہینے کی 1 تاریخ کو 2 روپے اضافی دیے جاتے۔ ڈیوٹی پر موجود افسر جس کا نام ڈیوس تھا، اس نے گورنمنٹ کو خط لکھا کہ بادشاہ کے دونوں بیٹے پڑھنا چاہتے ہیں اور ذہین بھی ہیں، تو ان کی عرض ہے کہ انہیں انگلستان بھیجا جائے۔ یہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی اور ڈیوس کو ڈانٹا گیا کہ آئندہ ایسے معاملات کے بارے میں حکومت کو نہ لکھے، اور بہادر شاہ ظفر کے نام کے ساتھ سابق بادشاہ اور زینت محل کے ساتھ بیگم کا لفظ لگانے پر بھی ان کی سرزنش ہوئی کہ یہ لوگ سرکاری قیدی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور 7 نومبر 1862 صبح 5 بجے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ برٹش افسر نے نہایت رازداری سے اسی گھر کے صحن میں قبر کھدوائی، بادشاہ کو دفنایا اور جگہ بالکل ہموار کر دی۔ کچھ دن بعد گھاس اگ گئی اور ظفر کی آخری نشانی بھی دنیا سے مٹ گئی۔ بہادر شاہ ظفر کی موت کے بعد ان کا خاندان بھی اکٹھا نہ رہ سکا۔ بیگم زینت محل کے اپنے بیٹے اور بہو سے شدید جھگڑے شروع ہو گئے اور بول چال مکمل بند ہو گئی۔ 1882 میں ان کی وفات ہو گئی اور 2 سال بعد ان کے اور بادشاہ کے بیٹے مرزا جمع بخت بھی 42 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ دوسرے بیٹے مرزا شاہ عباس نے رنگون کی ایک مسلم فیملی میں شادی کر لی اور ان کی نسل آج بھی رنگون میں ہی موجود ہے۔ 1905 میں رنگون کے مسلمانوں نے برٹش افسران کو درخواست دی کہ بادشاہ جیسے بھی تھے مگر اس چیز کے مستحق ضرور ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے، اس لیے ان کی قبر پر نشانی لگانے کی اجازت دی جائے، اور بالآخر یہ اجازت مل ہی گئی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہوئی کہ 1991 تقریباً 120 سال کے بعد جس جگہ بادشاہ کی قبر کی نشانی تھی، اس کے پاس کچھ مزدور کھدائی کر رہے تھے کہ نیچے ایک قبر دریافت ہوئی جہاں سے بہادر شاہ ظفر کا ڈھانچہ بھی برآمد ہو گیا۔ اس کے بعد اس نئی جگہ پر مزار بنایا گیا اور پھر دنیا بھر خاص کر ہندوستان کے حکمران ادھر حاضری دینے بھی جاتے رہے۔ منموہن سنگھ بھی حاضر ہوئے تھے اور نریندر مودی نے بھی قبر پر حاضری دی اور مزار کو غسل بھی دیا تھا۔ جب دنیا کے تاریخ دانوں نے تاریخ لکھی تو بہادر شاہ ظفر کو ایک ولن کے طور پر پیش کیا۔ کوئی بھی ان کا فین تاریخ میں نہیں ملتا۔ حالانکہ اگر نیوٹرل ہو کر دیکھا جائے تو ویورز، ایک 82 سالہ شخص اتنی مضبوط انگریز فوج کے آگے کیا ہی کر سکتا تھا؟ اتنی زیادہ عمر میں تو دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی کہ انسان کوئی فیصلہ ٹھیک سے لے سکے یا اس پر قائم رہ سکے۔ بہادر شاہ ظفر ہماری تعریف کے مستحق چاہے نہ ہوں، مگر اس بات کے مستحق ضرور ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے۔ ویورز، یہاں ہماری آخری مغل بادشاہ اور 1857 کی جنگ آزادی پر مبنی یہ سیریز ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگیں؟ کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تاریخ سے متعلق مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔